चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट सीरीज़ में हमने जो ओशियानोग्राफी के 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें क्वेश्चंस थे एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ओशंस के रिगार्डिंग सवाल थे ओशियानोग्राफी के। तो एक क्वेश्चन कोरल से था और एक क्वेश्चन डेड जोन से जो हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में थोड़ा सा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम ओशियानोग्राफी के। एक क्वेश्चन है जिसमें हम ओशन करंट्स को डिस्कस करेंगे और दूसरा क्वेश्चन है ओशन रिसोर्सेज, जो कि दोनों ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ओशियानोग्राफी का। उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस द एनवायरमेंटल कंसर्न्स पर्टेनिंग टू ओशियानोग्राफी। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबको कराया जाता है कहीं ना कहीं क्लासरूम में, जिसमें आई विल जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स। सबसे पहला ये वाला पार्ट है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट इज अबाउट दी हाउ हमें एक्सप्लेन करना है कि ओशन करंट्स कैसे बन रहे हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको ट्रिगर कर रहे हैं। सेकंड एस्पेक्ट है जिसमें ओशन करंट्स की सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा गया है कि क्या उनकी, और बहुत एक्सप्लिसिटली यूपीएससी ने मेंशन कर दिया कि क्या रीजनल क्लाइमेट की क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है, क्या फिशिंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, और नेविगेशन के फील्ड में इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये 3 सिग्निफिकेंस ओशन करंट्स की पूछी गई है। तो जब इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो फर्स्टली, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हर आंसर में 3 चीज़ें देखी जाती हैं। अगर एग्जामिनर 3 चीज़ें आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है, फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। तो स्ट्रक्चर हैज़ टू बी वेरी वेल डिफाइंड और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो वेग या टूटा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। सेकंड जो एग्जामिनर आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है दैट इज़ कि आपका कंटेंट अच्छा हो। अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैज़ टू बी आंसर्ड इन अ कॉन्सेप्चुअल वे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों ने दिखानी होती है। थर्ड पार्ट इज, अगर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर इसके अंदर डेटा डाला जा सके तो डेटा कोड करिए, अगर डेटा नहीं डाला जा सके तो एटलीस्ट ट्राई टू कोड द ड्रॉ डायग्राम। तो डायग्राम इसके साथ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। और थर्ड पार्ट इज कंटेक्स्ट, अगर आप इसके साथ कोई करंट इवेंट रिलेट कर पाओ तो वो करंट अफेयर के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं ये 3 एस्पेक्ट हैं जो कि एक ज्योग्राफी के सवाल से या किसी भी क्वेश्चन से एग्जामिनर आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसके स्ट्रक्चर को कैसे देखा जाएगा। स्ट्रक्चर, क्योंकि जो मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्वेश्चन का। तो अगर आप ओशन करंट पूछा गया तो पहले आप डिफाइन कीजिए कि ये ओशन करंट्स होते क्या हैं। फिर सेकंड पार्ट में आप डिफाइन करो कि जो इन्होंने एग्जैक्टली पूछा गया है कि कौन से वो फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी ओशन करंट के ओरिजिन होने के लिए, ओशन करंट को चलाने के लिए कौन से वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो आप वो फैक्टर्स बताएंगे, साथ में ओशन करंट का एक डायग्राम इसमें एम्बेडेड कर देंगे। थर्ड पार्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन करंट, जो कि 3 सिग्निफिकेंस उन्होंने पूछे हैं, उन तीनों सिग्निफिकेंस को आंसर करोगे। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें अब हम देखते हैं कि अगर ओशन करंट को पूछा गया है तो पहले परिभाषित करेंगे, डेफिनेशन देंगे ओशन करंट की, कि ओशन करंट आर डिफाइंड एज द जनरल मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। कि ओशन करंट को डिफाइन करें कि जैसे वाटर मूव कर रहा है किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन। डेफिनेट डायरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हियर, कि किसी एक दिशा में अगर ओशन का वाटर मूव करने लगे तो आप बोलोगे दीज आर दी ओशन करंट्स। ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी के अंदर कोई नदी चल रही है। नदी चल रही मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन द ओशन करंट, और ये पानी पूरी दुनिया में घूमता रहता है। तो यहीं पे आप इसकी अगर सिग्निफिकेंस भी बता सकते हैं इसी पैराग्राफ में, कि दीज ओशन करंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एनर्जी बैलेंस ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, और ये अर्थ पे एक हैबिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन करंट। नाउ मूविंग टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द कौन से वो फैक्टर हैं जो ओशन करंट्स को चलाते हैं। तो प्राइमरीली जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर हैं जो ओशन करंट्स को जन्म देते हैं, एक है विंड सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा है डेंसिटी वेरिएशन, एंड डेंसिटी इटसेल्फ इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। तो एक एक फैक्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसी के साथ अटैच्ड एक वर्ल्ड ओशन करंट का डायग्राम है, उसमें केस स्टडी के लिए हम अटलांटिक ओशन को पिक कर रहे हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे ओशन करंट को के प्रोजेनिटर हैं हमारे विंड सर्कुलेशन सिस्टम। आप देखो, यू पीपल नो कि ट्रॉपिकल एरियाज में ट्रेड विंड्स का सर्कुलेशन है। अगर ट्रॉपिकल एरियाज में ट्रेड विंड का सर्कुलेशन है, दीज आर द ट्रॉपिकल एरियाज, तो ट्रेड विंड सिंस दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, तो दे विल पुश द ओशन करंट्स इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन, और इनको बोला जाएगा नॉर्थ, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है और इक्वेटर के साउथ में है, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है
ओशन करंट के नाम हमेशा उन जगहों के हिसाब से रखे जाते हैं जहाँ पे ये करंट्स चल रहे होते हैं। अगर ये इक्वेटर पे चल रहे हैं, इक्वेटर के नदर्न पार्ट में चल रहे हैं, तो वी विल नेम देम एज अ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओशंस ओवर विच दे आर फ्लोइंग। कि इंडियन ओशन पे भी इनको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे, पैसिफिक ओशन में भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स बोलेंगे। ये ओशन करंट का जो प्रोजेनिटर फैक्टर है दैट इज द विंड सर्कुलेशन सिस्टम। ऐसे ही आप देखिए कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये अगर ईस्ट दिशा में चल रहा है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है ये ईस्ट दिशा में चल रहा है, तो दीज ओशन करंट, या आप साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट देखोगे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या अंटार्कटिक सरकमपोलर जिसको बोला है, ये जितने भी ओशन करंट चल रहे हैं ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। क्योंकि टेम्परेट लैटिट्यूड में यू पीपल नो कि वेस्टर्लीज चलती हैं, तो ये इस प्रकार के ओशन करंट्स को शेप देंगी जो वेस्ट टू ईस्ट चलेंगी, चाहे वो पैसिफिक हो, अटलांटिक हो, इंडियन ओशन हो या इन सारे ओशंस का सदर्न वाला पार्ट हो। तो ये वाले ओशन करंट को जन्म दे रही है हमारी वेस्टर्लीज। तो हमने देखा ट्रेड विंड्स इन द ट्रॉपिकल एरियाज विल गिव राइज टू द इक्वेटोरियल करंट, बी इट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्लीज विल गिव rise to the North Atlantic Drift, North Pacific Drift, South Pacific Drift, South Atlantic Drift और Circum Atlantic Polar Drift। तो इन सब को जन्म दे रही है वेस्टर्लीज। तो इस प्रकार से विंड सर्कुलेशन सिस्टम विल शेप द ओशन करंट। सेकेंड पार्ट इज कि हाउ डेंसिटी इज गोइंग टू शेप द ओशन करंट। देखो डेंसिटी दो चीज़ों पे निर्भर करती है, या तो टेम्परेचर पे या उसके अलावा सैलिनिटी पे। तो कुछ ओशन करंट हैं जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण चलते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम यहाँ से लेके इस दिशा तक इसलिए जाती है क्योंकि देयर इज अ टेम्परेचर वेरिएशन इन द ट्रॉपिक एरियाज। क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिक एरियाज आर द एरियाज ऑफ हाई इंसोलेशन, तो वहाँ पे हीट रिसीव इज मोर। सिंस हीट रिसीव इज मोर तो वाटर विल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड, और अगर जैसे ही वाटर एक्सपैंड होगा वो अपनी सतह से थोड़ी सी ऊंचाई पे आ जाएगा और उन जगहों पे फ्लो करेगा जो थोड़ी सी जगहें नीचे हैं। तो मीन्स इधर से करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। दिस हाइट का डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द हाई इंसोलेशन रिसीव्ड और द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के कारण ओशन करंट्स चलने लग गए हैं। तो क्योंकि ओशन करंट के पीछे टेम्परेचर एक कारण है, तो हम बोल रहे हैं टेम्परेचर से डेंसिटी रिलेट करती है, तो इसलिए डेंसिटी की वजह से ये ओशन करंट्स चल रहे हैं। दूसरा इसमें एक केस देखिए कि अभी मैंने बोला कि सैलिनिटी के कारण भी ओशन करंट चलते हैं। अब देखिए मेडिटेरियन सी विच हैज़ अ सैलिनिटी ऑफ नियरली 40/1000, अगर इतनी ज़्यादा सैलिनिटी वाली जगह है और इसके करस्पॉन्डिंग ओपन सी की सैलिनिटी देखोगे तो इट इज़ 36/1000। तो देयर इज़ अ सैलिनिटी डिफरेंस बिटवीन द ओपन नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरियन सी। बिकॉज ऑफ द हाई सैलिनिटी in of the Mediterranean Sea, water will have a tendency to sink downward because of the weight। और क्योंकि सैलिनिटी के कारण वजन बढ़ जाएगा पानी का और पानी नीचे की तरफ सबसाइड होने लगेगा, और इस पानी को कॉम्पनसेट करने के लिए बाहर से ओशन करंट्स अंदर की दिशा में चलेंगे। तो मीन्स देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द डेंसिटी वेरिएशन या बिकॉज ऑफ द सैलिनिटी। तो सैलिनिटी इज अनदर कॉजिंग फैक्टर फॉर द मोशन ऑफ करंट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि मोशन ऑफ करंट्स में टेम्परेचर एक फैक्टर है, सैलिनिटी एक फैक्टर है, विंड सर्कुलेशन सिस्टम एक फैक्टर है। दो फैक्टर यहाँ पे हमने और मेंशन किए, दैट इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए मैंने अभी आपको बताया कि इफ देयर विल बी पाइलिंग ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे सिंस पाइलिंग ऑफ वाटर इज इन्वॉल्व फ्रॉम द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, तो पाइलिंग से पानी की ऊंचाई बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा पानी एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होगा। तो वाटर जब एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होगा इट विल अगेन फ्लोइंग फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज टू द लो ऑल्टीट्यूड एरियाज, तो स्लोप की दिशा में वापस आने लगेगा और वापस आता हुआ पानी को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल करंट, और इनको बोलेंगे काउंटर, क्योंकि ये जो नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इनका सही नाम होगा काउंटर इक्वेटोरियल करंट, की इक्वेटोरियल करंट की विपरीत दिशा में चलने वाले करंट। दीज काउंटर इक्वेटोरियल करंट विल ऑलवेज फ्लो इन द रीजन ऑफ डोलड्रम, क्योंकि इनको आती हुई ट्रेन विंड्स डोलड्रम में कभी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि डोलड्रम इज द रीजन ऑफ काम एयर जहाँ पे कोई भी विंड सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता। इसलिए इन जगहों पे आप देखोगे कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्लो करेंगे। तो ग्रेविटी इज येट अनदर factor which is responsible for motion of current, and here we could see counter equatorial current is the outcome of gravity. Last factor is Coriolis effect या Coriolis force। जैसे कि winds में भी Coriolis force काम करता है, ऐसा ही Coriolis force oceans में भी काम करता है। और the deflection of the ocean currents, अगर मैं बोलता हूँ कि गल्फ स्ट्रीम विल डिफ्लेक्ट इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन,
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, तो एक वेस्टर्लीज ने इनकी दिशा को चेंज किया, दूसरा फैक्टर विल बी द कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि एज वी नो इन द नदर्न हेमिस्फीयर द कोरियोलिस फोर्स विल एक्ट इन द राइट और डिफ्लेक्शन विल बी इन द राइट। तो इस हिसाब से नॉर्थ का, इस हिसाब से डिफ्लेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर विल बी टुवर्ड्स द राइट। So these are the four factors which are considered as the progenitor or the factor which give shape to the ocean current, which originate the ocean current। तो ये origin पे ध्यान देते हैं। अगर पूछा जाए यूपीएससी में इसी क्वेश्चन के स्कोप को थोड़ा सा आपने वाइड करना है और आपने बोलना है ये फैक्टर जन्म तो देते हैं, लेकिन दो फैक्टर और ऐसे हैं जैसे कि आपके शेप ऑफ द कोस्ट लाइन विच ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स, या ओशन बॉटमोग्राफी विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट। जैसे मिड अटलांटिक रिज थोड़ा सा ओशन करंट्स की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देती है, कोस्ट लाइन शेप देती है ओशन करंट की दिशाओं को। तो ये दो फैक्टर हैं जो ओरिजिन तो नहीं करते, लेकिन यदि चलता हुआ करंट हो तो उनमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कुड एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन। तो ये इन्होंने पूछा था। थर्ड इसका जो एस्पेक्ट है, ये पूछते हैं कि किस प्रकार से ओशन करंट की अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंस, हम बोलते हैं ओशन करंट का क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखो वर्ल्ड के जितने भी ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं उनके बनने के पीछे तीन कारण होते हैं। एक तो वो सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में बनते हैं जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है, दूसरा है ऑफशोर ट्रेड विंड्स के कारण ट्रॉपिकल डेजर्ट बनते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट इज द कोल्ड ओशन करंट्स विच गिव द डेसिकेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से कैनरी करंट सहारा डेजर्ट बनाएगा, किस प्रकार से बेंगुला करंट विल गिव शेप टू द कालाहारी एंड नाबिब डेजर्ट, पेरुवियन करंट और हम्बोल्ट करंट विल गिव शेप टू द एटाकामा डेजर्ट, कैलिफोर्नियन करंट विल गिव शेप टू द मोजेव डेजर्ट, here west australian current will give shape to the sixth desert of Australia which has been mentioned in your respective atlas, and the Somalian current will give shape to the Somalian desert। तो in this way we could see कि different cold currents are giving shape to the tropical deserts। तो ये इनका climatic significance है। और climatic significance अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं ocean currents कोस्टल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर गल्फ स्ट्रीम गर्म है तो उसकी वजह से साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए में टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। ओशन करंट का और एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस देखोगे तो आप बोलोगे द एयर मास will pick their characteristics from the ocean current itself, और ओशन करंट की वजह से ही एयर मासेस में भी वो टेम्परेचर, वो मॉइस्चर चला जाता है। तो ओशन करंट्स कहीं ना कहीं एयर सर्कुलेशन सिस्टम को भी शेप देते हैं। अगर दूसरा एस्पेक्ट देखोगे ओशन करंट्स का, डेट इज द फिशिंग। तो आप बोलोगे कि वर्ल्ड में जहां जहां पर, थ्रू दिस डायग्राम वी कुड एबल टू डिपिक्ट कि जहां जहां पर मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर करंट्स हैं कि लैब्राडोर करंट और जहां पे गल्फ स्ट्रीम आके मिक्स होंगे बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ओशन करंट्स, फिशिंग ग्राउंड विल कम्स इनटू पिक्चर। जैसे ग्रैंड बैंक ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट विच इज वार्म इन कैरेक्टर। नॉर्थ सी में वी आर हैविंग डॉगर बैंक ऑफ द कोस्ट ऑफ Japan where Kuroshio and Oyashio current will meet, we will having a very good fishing brand। तो means wherever there is a mixing of ocean currents, fishing will be involved। तो fishing grounds are formed over the areas where two ocean currents are meeting। तो इसी प्रकार से कोल्ड पेरू करंट विल गिव राइज टू दी, यहाँ पे पेरू के ऑफ कोस्ट में फिशिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थ्राइव करती है और फ्लरिशिंग है बिकॉज ऑफ दी अपवेलिंग ऑफ कोल्ड पेरू करंट। तो जहाँ जहाँ पे अपवेलिंग ऑफ वाटर विल बी देयर, fishing will be abundant। तो in this way ocean current will give rise to the fishing as an economic activity। और इन ocean current की वजह से ही वर्ल्ड के कुछ एक एरियाज हैं जो हॉटस्पॉट हैं इन द टर्म्स ऑफ फिशिंग, कि यहाँ पे कॉमर्शियल फिशेस बहुत abundant है। थर्ड ओशन करंट का सिग्निफिकेंस है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है, अगर आप देखोगे, लेट्स सी फ्रॉम दिस एग्जांपल, देयर इज अ पोर्ट हियर इन रशिया विच इज नोन एज मरमांस्क पोर्ट। तो इतना हाई ऑल्टीट्यूड का पोर्ट है, हाई लैटिट्यूड का पोर्ट है, जहाँ पे 70 डिग्री के आसपास के लैटिट्यूड्स हैं, जहाँ हमेशा पर्मा फ्रॉस्ट फ्रीजिंग कंडीशन है। अगर इस पोर्ट में अदरवाइज 12 महीने बर्फ जमी रहती, लेकिन गर्मियों में यहाँ बर्फ नहीं जमती बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट विल ब्रिंग वार्म वाटर ओवर दीज पोर्ट्स, या ब्रिटेन के पोर्ट्स में वार्म वाटर को लेकर आता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एंड दे विल ओपन द फ्रीजिंग पोर्ट्स
फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, और ये नेविगेशन को संभव बनाते हैं क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में जहाँ इतनी ठंड है, हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में जहाँ इतनी ठंड है, वहाँ पे पोर्ट्स फ्रीज हो जाते हैं और ये वार्म वाटर ओशन करंट जो लेके पहुँचेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड में पोर्ट्स को ओपन करेंगे, आइस फ्री बनाएंगे। तो दिस इज द नेविगेशनल पर्पस ऑफ ओशन करंट। अदरवाइज अगर देखोगे कि शिप्स के साथ हेल्प करते हैं, अगर शिप्स को उन जगहों पे ही नेविगेट करवाया जाए जहां ओशन करंट्स मूव कर रहे हैं, तो दे आल्सो हेल्प इन नेविगेशन। लेकिन साइमल्टेनियसली ओशन करंट्स कहीं बार नेविगेशनल हैजार्ड बन जाते हैं, क्योंकि जैसे कोल्ड ओशन करंट लाइक लेब्राडोर करंट, कोल्ड ओशन करंट्स लाइक ग्रीनलैंड करंट, ये अपने साथ आइसबर्ग्स लेकर आते हैं। क्योंकि ये अपने साथ आइसबर्ग्स लेकर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं नेविगेशनल हैजार्ड भी क्रिएट करते हैं। तो ओशन करंट्स दोनों काम करते हैं, नेविगेशन में हेल्प करते हैं ताकि पोर्ट्स को आइस फ्री बनाया जाए। साइमल्टेनियसली दे आल्सो एक्ट एज अ नेविगेशनल हैजार्ड इन सर्टेन एरियाज। तो ये सारे ओशन करंट की सिग्निफिकेंस है, चाहे वो क्लाइमेटिक हो, चाहे वो फिशिंग की सिग्निफिकेंस हो, या फिर चाहे वो नेविगेशनल सिग्निफिकेंस हो। तो दीज आर द फ्यू सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन करंट्स। तो इस ढंग से हम क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे और इसके साथ जो जो एसोसिएटेड डायग्राम है वो आपको अच्छे नंबर दिलवाने में हेल्प करेंगे। तो नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द मरीन रिसोर्सेज पे है। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जितना सरल दिख रहा है उतना सरल नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक शब्द अटैच कर दिया, दैट इज द क्रिटिकली इवेल्युएट। क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द ओशन। तो दे आर आस्किंग अबाउट द मरीन रिसोर्सेज, बट क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, विच कैन बी हार्नेस टू मीट द रिसोर्स क्राइसिस इन द वर्ल्ड। दूसरा पार्ट है कि इनका क्या फायदा है ताकि रिसोर्स क्राइसिस से डील किया जा सके। तो आपने बताना है सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, मरीन रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइप्स क्या हैं कि किस किस प्रकार के मरीन रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। तो एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के इनको क्लासिफाई करेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप के मरीन रिसोर्सेज है। ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका, ये सबसे अच्छे से आंसर होना चाहिए। थर्ड पार्ट है कि हाउ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर एंड देयर सिग्निफिकेंस। ये इसका थर्ड एस्पेक्ट है कि फ्यूचर के लिए क्यों जरूरी है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं पूछे। अब आंसर देना है क्रिटिकली इवेल्युएट। आपके पूरे क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकल इवेल्युएशन होना चाहिए। क्रिटिकल इवेल्युएशन का इधर अर्थ है कि अगर तो ओशन रिसोर्सेज आपको मरीन रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो ये क्या टेक्नोलॉजिकली इनको रीप करना या टेक्नोलॉजिकली इनको हार्नेस करना संभव है आजकल, या अगर इनको हार्नेस या एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो क्या चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल। तो क्रिटिकली इवेल्युएट में आप चैलेंजेस लिखोगे कौन कौन से, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्या चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, क्लाइमेटिक लेवल पे, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल लेवल पे क्या चैलेंज आपको फेस करना पड़ रहा है एक्सप्लॉइटेशन के दौरान। तो ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे रिसोर्स को बताएंगे उसी के साथ एसोसिएट कर देंगे कि किस प्रकार का चैलेंज इसके साथ हम फेस कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले डिफाइन करें कि मरीन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो हम बोलेंगे भाई वो रिसोर्सेज जो समुद्र से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं उन सारे ही रिसोर्सेज को मरीन रिसोर्सेज बोला जाता है, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो फिशेज हो। हर प्रकार का रिसोर्स जो समुद्र से निकाला जा रहा है उसको मरीन रिसोर्सेज बोला जाएगा। दूसरा ये पार्ट है, जब इसमें क्रिटिकली इवेल्युएट किया तो एक शब्द है रिसोर्स। तो हम किस चीज़ को रिसोर्स बोलें और किसको रिसोर्स ना बोलें, ये कौन किस बात पे निर्भर करेगा, या कौन बताएगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो हमने देखना पड़ेगा पहले रिसोर्सेज की परिभाषा कि डिफाइन कौन करेगा रिसोर्सेज को। तो हम बोलेंगे हमारी टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू डिटरमाइन या डिफाइन व्हाट आर द रिसोर्सेज। आज से 200 साल पहले कोयला तो हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर से रखा हुआ है, लेकिन हमें पता चला उस कोयले को एक्सप्लॉइट कैसे करना है, उस कोयले को कॉमर्शियली इस्तेमाल कैसे करना है। जब हमें ये दोनों चीज़ें आ जाएं, एक्सप्लॉइटेशन एंड कॉमर्शियली वाइबल हो वो रिसोर्स हमारे लिए, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ रिसोर्स। अदरवाइज वो तो पहले से भी पड़ा था, तो इट इज़ नॉट अ रिसोर्स फॉर अस। पेट्रोलियम हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर से है, लेकिन उस पेट्रोलियम से एनर्जी बनाई जा सकती है, ये हमें अभी पता चला है जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सीख लिया है और उसकी व्हीकल में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। तो मीन्स की डेफिनेशन ऑफ अ रिसोर्स will be determine your present level of technology। तो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट इज अ रिसोर्स। तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वैसे ही आप रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे यूएसए की डिपेंडेंसी वर्ल्ड पेट्रोलियम के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप देखोगे द प्रेजेंस ऑफ यूएसए इन गल्फ रीजन पर्टिकुलरली इन द वेस्ट एशिया बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वहीं से पूरी दुनिया का तेल या पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। तो यूएसए को वहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम डिमांड इज फ्रॉम यूएसए। लेकिन
जिस दिन यूएसए के पास टेक्नोलॉजी आ गई कि शेल गैस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और उससे एनर्जी बनाई जा सकती है, तो यूएसए का पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर में शिफ्ट आ गया है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में शिफ्ट आ गया है और उनके इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज हो गए हैं। क्योंकि अर्लियर दे वर गाइडेड बाय द पेट्रोलियम, नाउ दे आर सेल्फ डिटरमाइनिंग या दे आर हैविंग सेल्फ डिपेंडेंट ऑन देयर इन हाउस शेल गैस। तो अब पेट्रोलियम की डिमांड ही नहीं है यूएसए में, तो इसीलिए द रिसोर्सेज की डेफिनेशन डिटरमाइन होगी टेक्नोलॉजी की। शेल गैस जो आज से पहले भी यूएसए में थी, लेकिन जिस दिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी आई, उनकी रिसोर्सेज की परिभाषा बदल गई। पेट्रोलियम अब उनके लिए रिसोर्स नहीं है, अब उनके लिए रिसोर्स है शेल गैस। तो ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन है कि ओशन के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी हमारे पास करंट टेक्नोलॉजी नहीं है कि डीप ओशन से उन सारे रिसोर्सेज को निकाल के लाया जाए और इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अभी ना तो वो टेक्नोलॉजी है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, ना वो टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है कि एक्सप्लॉइटेशन की कॉस्ट ज़्यादा बनती है रिसोर्सेज की कॉस्ट से। फॉर एग्जांपल, अगर गोल्ड निकालने में मेरे 100 रुपये खर्च हो गए और गोल्ड मार्केट में 50 रुपये का बिकता है, तो मेरे लिए गोल्ड निकालना कॉमर्शियली वायबल नहीं है, मेरी कंपनी को उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 100 रुपये एक्सट्रैक्शन में लग गए और 50 रुपये में सामान बिका। तो मीन्स अभी कॉमर्शियली वायबल नहीं है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, क्योंकि हमारे पास वो चीप टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे रिसोर्सेज को सस्ते में बाहर निकाला जा सके। तो ये क्रिटिकली हमने रिसोर्सेज को देखना है कि क्या रिसोर्सेज हैं भी ओशन के अंदर, हैं तो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। दूसरे कंसर्न्स होते हैं एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल कंसर्न, कि फिशेज हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं लेकिन फिश उस रेट से रिजुविनेट नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हो। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, तो आप बोलोगे द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि आप ज़्यादा तेजी से रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। फिशेज अगर आप देखोगे वर्ल्ड में, इंडिया का ही एग्जांपल लें तो हम मैरीकल्चर नहीं कर रहे। मैरीकल्चर का मतलब है कि फिशेज को एक्सप्लॉइट करना और उनकी जगह पे नई फिशेज को ब्रीड करवा के डाल देना, ताकि लगातार ये फिशिंग सस्टेनेबल एक्टिविटी हो। हम निकालते जा रहे हैं फिशेज को विदाउट रिप्लेसिंग, विदाउट रिप्लेनिशिंग। तो उसकी वजह से आज की डेट में इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फिशरमैन का क्राइसिस है वो एग्जैक्टली क्या है कि इंडिया और श्रीलंका दोनों ने ही फिश बैंक को रिचार्ज करने की कभी नहीं सोची और उन्होंने फिशेज को एक्सप्लॉइट किया, और आज इस कगार पे आ गए हैं कि फिशेज ऑलमोस्ट खत्म हो गई उस एरिया में, और हम एक दूसरे के वाटर के अंदर एनक्रोच कर जाते हैं फॉर फिशिंग, क्योंकि वी डू नॉट हैव अबंडेंट ऑफ फिशेज इन दीज ओशन नाउ अडेज। तो हमने फिशेज को खत्म कर दिया है। तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज द क्वेश्चन ऑफ मैरीकल्चर, कि हमने फिशिंग करनी है तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये नेचर की फिशेज को हमने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उसी रेट से रिजुविनेट भी करते रहें। तो दिस इज द थिंग। तो ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन है रिसोर्सेज का। दूसरा है कि इकोलॉजिकल कंसर्न ध्यान में रखने हैं कि कई बार हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हुए, जैसे हमने डीप सी माइनिंग किया और उसमें इतने सारा पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, हमने पेट्रोलियम की ड्रिलिंग करी और ऑयल स्पिल हो गया है, पेट्रोलियम सारा पानी में गिर गया, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम, वो हैम्पर होगा, क्योंकि अब नीचे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन की मिक्सिंग नहीं होगी और ऑर्गेनिज्म मरने लग जाएंगे, प्लैंक्टन्स मरने लग जाएंगे, फिशेज मरने लग जाएंगी। तो मीन्स कि हमने जो ओशन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, ना तो वो सस्टेनेबल है ना इकोलॉजिकल वायबल है। तो दिस इज द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो इसी लाइट में हम ओशन रिसोर्सेज को समझते हैं। तो मूविंग टूवर्ड्स टू द सेकंड एस्पेक्ट, तो अब हम बता रहे हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज इसमें निकलते हैं। हजारों रिसोर्सेज, प्रकार के रिसोर्सेज निकल सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि इनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमने प्रेजेंट करना है यूपीएससी में, तो 3 हेड में हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया। कौन से ये 3 हेड? सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया ये बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं। बायोटिक रिसोर्स मींस लिविंग रिसोर्स। तो ओशन से हम क्या एक्सप्लॉइट करें? अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ इनको सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज कोट डायग्राम एंड डेटा, ये जरूरी है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने पर्टिकुलरली डेटा को कोट करने की कोशिश करी है। इन सारी वीडियोस की पीपीटीज आपको लिंक में मिल जाएंगी, और प्रीवियस ओशियानोग्राफी की पीपीटीज भी हमने पोर्टल पे अपलोड कर दी है, जहां से आप इनको देख पाएंगे, ताकि आपके पास वैल्यू एडेड मटेरियल या कंटेंट पहुंच पाए। तो बायोटिक में हम देखते हैं कि दुनिया में इतनी सारी फिशिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो ये ओशन का ही रिसोर्स है। कोरल्स को एक्सप्लॉइट करें जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए हम अगर एक्सप्लॉइट करें तो दीज आर फ्रॉम द ओशन रिसोर्सेज। तो फिशेज का अगर हम डेटा देखेंगे तो पहले हमने डायग्राम आइडेंटिफाई किया कि वर्ल्ड के फिशिंग ग्राउंड कौन से हैं। फिर हमने देखा कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के पास आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट फिशेज हैं।
कि एशिया लार्जेस्ट एक्सप्लॉयटेटर ऑफ द फिशेज़ है, उसके बाद यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये कंट्रीज़ फिशेज़ को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, ये कॉन्टिनेंट फिशेज़ को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हमने आइडेंटिफाई की हैं। ये जो मैरून कलर वाली दीज आर दी मरीन फिशेज़। तो एशिया सबसे ज़्यादा मरीन फिश इन्वॉल्वमेंट, मरीन फिश के कैच में इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली जापान, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। दीज आर दी मेजर कंट्रीज जो फिशेज़ को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। इंडिया का अगर डेटा कोट करना हो तो सबसे ज़्यादा फिश कैच जो है आंध्र प्रदेश का है। अगर मरीन फिशिंग की बात करें पर्टिकुलरली तो गुजरात हैज़ दी लार्जेस्ट शेयर ऑफ मरीन फिशेस, गुजरात की, क्योंकि हैज़ दी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबसे ज़्यादा मरीन कैच जो है गुजरात का है, फॉलोड बाय दी आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, फॉलोड बाय दी तमिलनाडु। तो ये सारी जो स्टेट्स हैं ये फिश कैच में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, पर्टिकुलरली मरीन फिशेस। तो मरीन रिसोर्सेज का सवाल है, तो हमने इंडिया का डेटा कोड किया, वर्ल्ड का डेटा कोड किया, तो डेटा विल ऑलवेज गेट बेटर मार्क्स। तो आपने अपनी आर्ग्यूमेंट को डेटा से सपोर्ट करना है। तो अब सेकंड पार्ट है, और क्या मिल रहा है ओशन से। ओशन से हमें मिल रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज। कौन से मिनरल्स? सबसे ज़्यादा हम फ्रेश वाटर एक्सप्लॉइट करें। फ्रेश वाटर क्यों? जितने भी गल्फ नेशंस हैं जिनमें पानी की कमी है, आइलैंडिक नेशंस हैं जिनके पास पानी की कमी है, वो डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाते हैं ताकि ओशन से फ्रेश वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाए। सैंड एंड ग्रेवल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से सबसे ज़्यादा सैंड एंड ग्रेवल निकाला जाता है आफ्टर ऑयल एंड नेचुरल गैस। अगर किसी का इकोनॉमिक वैल्यू देखी जाए तो इट इज द सैंड एंड ग्रेवल। ऑल दी कंट्रीज आर एक्सप्लॉइटिंग सैंड एंड ग्रेवल फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो ये भी यहाँ से एक्सप्लॉइट किया जाता है। सॉल्ट निकाला जाता है ओशन से। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मरीन सॉल्ट, तो सॉल्ट भी यहीं से निकाला जाता है। प्लेसर डिपॉजिट एक शब्द बोलते हैं। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर जो मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि इंडिया में मोनाजाइट सैंड है जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर मिल रही है, इन पर्टिकुलरली इन दी केरला एंड तमिलनाडु एरियाज। अगर साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे डायमंड्स मिल रहे हैं, गोल्ड मिल रहा है, प्लैटिनम मिल रहा है, तो ये होता है प्लेसर डिपॉजिट। तो continental shelf of the ocean is enriched in these placer deposit। डीप ओशन के फ्लोर पे मिलते हैं पॉलिक मेटेलिक नड्यूल्स। पॉलिक मेटेलिक नड्यूल्स का मतलब है मल्टीपल मिनरल से बने हुए छोटे छोटे गुच्छे मिलते हैं मेटल्स के, जिनके अंदर कई सारे मेटल्स हैं। पर्टिकुलरली कोबाल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, मैग्नीज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है ओशन फ्लोर में। लेकिन एट द प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल लेवल वी कैन नॉट अफोर्ड एक्सप्लॉइटिंग PMN, पॉलीमेटेलिक नड्यूल, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है। ये स्कैटर्ड हैं पूरे ओशन फ्लोर में। अगर हम इन्हें इकट्ठा करके बाहर निकाल भी लेते हैं तो इनको निकालने में इतना पैसा खर्च हो जाता है जितने में ये नहीं बिकेंगे। तो अभी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से कॉमर्शियली वाइबल नहीं है इनको एक्सप्लॉइट करना। अदरवाइज अदर देन पॉलीमेटेलिक नड्यूल ऑल द रिसोर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम द ओशन फ्लोर। तो ये क्रिटिकली इवेल्युएट किया हमने कि इसको जो है डीप ओशन फ्लोर से अभी निकालना संभव नहीं है। ऐसे ही थर्ड इज द मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज। कौन कौन से एनर्जी एक्सप्लॉइट करें? सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम ऑयल एंड नेचुरल गैस। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सारे एरियाज अगर आप देखोगे तो दीज आर द पॉलीमेटेलिक नड्यूल, पर्टिकुलरली कोबाल्ट सबसे ज़्यादा मिल रहा है। दीज आर द साइट्स ऑफ ऑनशोर ऑयल ड्रिलिंग। आप देखोगे पर्शियन गल्फ विच इज़ रिच इन ऑयल, इजिप्ट के ऑफ कोस्ट पे रेड सी, मेडिटेरियन सी, यहाँ पे ऑयल निकल रहा है। नॉर्थ सी जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं ऑयल एक्सप्लॉइटेशन में। आर्टिक सी, इसका क्रिटिकल एवेल्यूएशन करोगे। आर्टिक सी से ऑयल को एक्सप्लॉइट करने के लिए रशिया ने आर्टिक शेल्फ को तोड़ दिया है, आर्टिक आइस को मेल्ट किया है और तब जाके ऑयल को एक्सप्लॉइट किया है। तो ये ठीक नहीं है क्योंकि इसके एनवायरमेंटल कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक में बताया था, क्रायोस्फीयर है ये हमारा। दीज आइस आर वेरी नेसेसरी फॉर द ग्लोबल क्लाइमेटिक एयर सर्कुलेशन। और अगर यहाँ पे आइस को तोड़ दोगे तो कल को हमारा क्लाइमेट डिस्टर्ब हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये ठीक तरीका नहीं है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है ओशन रिसोर्सेज में, तो हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे। ओशन रिसोर्सेज में यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे बोर्नियो आइलैंड है, तो यहाँ पे भी हम ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग कर रहे हैं। दीज आर दी साइट ऑफ ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग जो मेजर साइट हैं वर्ल्ड की। तो हम ऑयल एंड नेचुरल गैस भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मरीन के अंदर से। तो दीज आर द फ्यू रिसोर्सेज विच आर पर्टेनिंग टू द एनर्जी। तो मीथेन हाइड्रेट एक और कॉन्सेप्ट है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलता है। इंडिया इज एनरिच्ड विद मीथेन हाइड्रेट। अगर इंडिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफशोर देखोगे तो आप बोलोगे बॉम्बे हाई ऑफशोर ड्रिलिंग है ऑफ द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ, जहाँ पे ऑयल मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। एंड वी आर हैविंग आइलैंड्स लाइक आलिया बेत एंड खालिया बेत
which are floating on the hydrocarbons. So these are the areas which are rich in energy resources, and tidal and wave energy which are the non conventional energy जो हम आजकल ओशन से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो these are the various resources of the ocean. तो we have break down into 3 categories: biotic resource, मिनरल रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्स. फोर्थ पे थोड़ा सा इसके स्कोप को एक्सपेंड कर रहे हैं और हमने बोला कि इसके अलावा क्या हम लेते हैं ओशन से. तो हम ओशन के लिए बोलते हैं कि भाई ओशन के एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये एनवायरमेंटल ग्लोबल सर्कुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, एनर्जी बजट मेंटेन रखने में कंट्रीब्यूशन है, और कहीं ना कहीं ओशन इकोसिस्टम को ये मेंटेन रखते हैं. दीज आर द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. Ocean are the sites of recreational activity like coral tourism, like surfing, like cruise tourism. तो ये सारी recreational activities भी associated है ocean में. तो इस हिसाब से हम ocean resources के ambit को wide कर रहे हैं. तो हमने 2 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए थे, ओशन रिसोर्सेज एंड दी ओशन करंट्स. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी पिकिंग अप टॉपिक फ्रॉम ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू दी अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन टॉपिक एक ज्योग्राफी में दिया हुआ है, जिसमें अर्बनाइजेशन में फिर अर्बन फ्लडिंग, अर्बन फिनोमिनाज, अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन के क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं वो सारे फिर हम अर्बनाइजेशन वाले पार्ट में कवर करेंगे. ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट.